हेलो। साथियों, आवाज़ सुनाई पड़ रही है? आवाज़ सुनाई पड़ रही है? साथियों, लंबे संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ। हजारों लोग ने अपनी कुर्बानी दी, लाठियाँ खाई, जेल गए, गोली खाई, धरना, प्रदर्शन, सत्याग्रह, बहुत कठिन तपस्या के बाद देश आज़ाद हुआ। खुदीराम बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, नेहरू, पटेल, बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, भाग लिया, संघर्ष किया उस गुलामी के खिलाफ। लोग आज़ाद होना चाहते थे। आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को और प्रख्यात विद्वान डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान बना। काफ़ी मेहनत की गई, काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद संविधान लागू किया गया। अब हम लोग देखें कि आज़ादी का एक सपना तो ये था कि हम आज़ाद रहेंगे, हम आज़ाद रहेंगे। गुलामी के बंधन जब टूटा तो भारतीयों के मन में आज़ाद रहने का जो सपना है वह आकार लेने लगा। डॉक्टर अंबेडकर ने चिताया था, कहा था, यह तो संविधान है, राजनीतिक आज़ादी इससे मिलती है, हर नागरिक एक वोट करेगा, सरकार और सत्ता में वह भागीदार होगा, वह चुनेगा अपने नेता को। लेकिन अगर आर्थिक समता नहीं हुई, आर्थिक गैरबराबरी कायम रही, तो लोकतंत्र को बचाना बहुत कठिन होगा। यह जो दौर है, जिस दौर में हम सारे लोग हैं, उस दौर के बारे में सोचें। अभी एक भारत में दो भारत रहता है। एक भारत है टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न सिविल सेवा के जो सर्विसेज हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसकी अच्छी नौकरियां हैं, जो चैनल में काम कर रहे हैं, हवाई जहाज़ पर उड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई जैसा शहर है। और इसमें जो कुछ फीसदी लोग हैं, कहा यह जा रहा है कि 25 करोड़ के आसपास इस देश में ऐसे हैं जिसको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। और शेष 1 अरब के आसपास जो आबादी है, उसको सम्मान के साथ जीने का जो अधिकार है, वह अधिकार उपलब्ध नहीं है। अब सोचिए, आज़ादी का सपना क्या था, क्या सोचा था हम सब लोगों ने? जो लड़ने वाले लोग थे उन्होंने क्या सोचा होगा? अगर सम्मान के साथ पर्याप्त सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक सुविधाएं हम अपनी जनता को नहीं दे पाते हैं, तो
जो सपना था वो सपना तो टूटा, वह सपना तो भंग हुआ। और ये बुनियादी बात थी, ये सामान्य बात थी, जनता को आश्वस्त करने वाली बात थी कि जनता को सम्मान के साथ खाना, सम्मान के साथ रहना, सम्मान के साथ शिक्षा, सम्मान के साथ चिकित्सा, जो बुनियादी ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करें। 74 साल बीत गए। 74 सालों में हम लोगों ने देखा कि एक भारत में दो भारत रहता है। गैर बराबरी बढ़ती जा रही है दोनों में, और गैर बराबरी ऐसी वैसी नहीं है। एक तरफ तो लोग सड़क पर हैं, छोटे छोटे रोजगार में लगे हुए हैं, खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, वे जैसा जीवन जी रहे हैं वह बेहतर लोकतंत्र वाला तो जीवन नहीं है। तो सपना जो देखा गया था, उन सपनों को जो सरकारें बनी, जो भी सरकारें बनी, उन सरकारों ने उन सपनों को तोड़ा मरोड़ा, बर्बाद किया। अभी जो चर्चा होती है संविधान में, जो निहित बातें हैं, प्रशांत भूषण ने कुछ कह दिया जज के बारे में, और जज ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में निर्णय दिया, फैसला दिया। यानी संविधान में जो आज़ादी, व्यक्ति की जो आज़ादी है, वह आज़ादी भी आपके पास नहीं है। आप ईश्वर की आलोचना कर सकते हैं, आप दूसरी बातें कह सकते हैं, लेकिन सत्ताधारियों की आलोचना आप नहीं कर सकते। ये कोई भी सत्ताधारी वह बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो लोकतंत्र की जो बुनियादी बात थी, वो बुनियादी बात तो समाप्त हो रही है। आर्थिक गैरबराबरी बढ़ गई और आप आलोचना कर नहीं सकते, आप आलोचना कर नहीं सकते। तो हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं? आज़ादी के बाद जो मॉडल अपनाया गया देश के विकास के लिए, वह जिम्मेवार है देश की दुर्गति की। अभी जो 25 करोड़ लोगों के पास तमाम सुविधाएं जमा हो रही हैं, जो शिक्षा को खरीद सकता है, बाज़ार को खरीद सकता है, दूसरे के ईमान को खरीद सकता है, दूसरे की नैतिकता को खरीद सकता है, अफसर को खरीद सकता है, ये जो ताकत आई है कुछ लोगों के पास, और कुछ लोग जो विपन्न हुए हैं, जिनको सरकार कहती है कि महीने में 5 किलो देंगे, 10 किलो देंगे सप्ताह में खाने के लिए। हमें तो चाहिए था रोजगार, हमें चाहिए था काम, सम्मान के साथ जीने, लेकिन वह नहीं हो रहा है। जो होना था वह नहीं हो रहा है। ताकत कहाँ चली जा रही है? हम लोगों ने तो सोचा था कि देश में बेरोजगारी इतनी भयानक नहीं रहेगी, गृहहीनता नहीं रहेगी, सामूहिक बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया जाएगा सरकार के द्वारा, अशिक्षा समाप्त होगी, गांव शहर की बदहाली पर रोक लगेगी, अपराध को मिटाया जाएगा, जाति के दंश में जो समाज पिस रहा है वे जातियां समाप्त होगी, खत्म होगी। हिंदू मुसलमानों के बीच जो झगड़े चलते रहते हैं, कुछ बनाए जाते हैं, कुछ स्वाभाविक होते हैं, कुछ बदमाशियां होती हैं, ये सब शांत होगा। लेकिन हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। जाति को लेकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, देश के कई इलाके में ऐसी ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं कि लोकतंत्र का सिर झुकता है। लगता नहीं है कि
लोकतंत्र है, लोगों की आवाज़ है। एक तरफ कहा जाता है कि लोग मालिक है, जनता मालिक है, जनता ही लोकतंत्र के नेता को चुनता है। सच क्या है? 80% तो जनता ऐसी हो गई है जो चुनाव में खड़ा भी नहीं हो सकती है। इतना पैसा भी नहीं है कि नॉमिनेशन करवा सके, चुनाव में जा सके, भागीदार हो सके, चुनाव लड़ सके। इतनी हैसियत भी नहीं रही है। तो चुनाव किसके लिए है? लोकतंत्र तो चुनाव पर निर्भर था। चुनाव से जनता को बेदखल कर दिया गया। चुनाव में आम जनता खड़ा नहीं हो सकती। अब ये कहा जाएगा कि विधायक का चुनाव लड़िएगा तो आप 30 लाख खर्चा कर सकते हैं, या एमपी का चुनाव लड़िएगा तो 50 लाख खर्चा कर सकते हैं। जनता कहाँ से लाएगी 30 लाख और 50 लाख? और ये पार्टियां भी कहाँ से लाती हैं? पार्टियों के खजाने में ये पैसा कहाँ से आता है? जो पूंजीपति डोनेट करता है पैसा, वही चलाता है पार्टियों को, वही संसद को चलाता है, वही नीतियां बनाता है। नेता तो एक तरह से मुखौटे की तरह है। मुख किसी के पास है, मुखौटा किसी के पास है। तो अंदर जो खेल चल रहा है, लोकतंत्र को नष्ट करने की जो कोशिशें चल रही हैं, जनता का काम सिर्फ इतना ही रह गया है कि आप एक ठो वोट दीजिए बस। और वोट भी आपका क्या होगा कहना मुश्किल है। वोट के भी खरीदार बैठे हुए हैं। ऐसी दशा में लोकतंत्र के तरीके तो भंग हुए हैं। तीसरी बात यह है कि जो विकास की नीति अपनाई गई, वह विकास की नीति क्या है, वह मॉडल क्या है? हम बाहर से पैसा लाएंगे, विश्व बैंक पैसा देगा कर्ज में, विदेशी कंपनियां देगी, IMF पैसा देगा, यूनेस्को पैसा देगा। उन पैसों के आधार पर आप चाहेंगे कि देश का विकास हो। अब आंतरिक जो स्रोत आपका है, आपने आज़ादी के बाद यह हिम्मत नहीं जुटाई कि हमारे पास जितना संसाधन होगा हम देश का उन संसाधनों के आधार पर ही विकास करेंगे। पूंजी आपने बाहर से लाई और इस पूंजी की वजह से जनता का गर्दन फंस गया, लोकतंत्र का गर्दन फंस गया। इतना कर्जा है बाहर का कि उस कर्जे को मिटाना संभव नहीं है। तो नियम नीति कौन बना रहा है? जिसके पास पैसा है वो नियम बना रहा है, वो नीतियां बना रहा है। बाहर से कहने के लिए कुछ है, अंदर से कहने के लिए कुछ है। तो आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शामिल थे, जो शहादत दे रहे थे, उन्होंने तो कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे लोकतंत्र के लिए हम शहीद हो रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र के बारे में महात्मा गांधी या डॉक्टर अंबेडकर या डॉक्टर लोहिया, यह तमाम लोगों ने सोचा नहीं था, जो कि अभी है। तो मित्रों, जो दायित्व आ गया है, एक दायित्व तो लोकतंत्र बचाने का है, क्योंकि लोकतंत्र पर विभिन्न तरह के हमले हैं। अभी जो समय आ गया है, फैसला ऑन द स्पॉट। कौन करेगा ऑन द स्पॉट लोकतंत्र में फैसला? लोकतंत्र में फैसला तो कानून करेगा, लोकतंत्र में फैसला न्यायालय करेगा। लोकतंत्र चलाने का एक तरीका है, लेकिन अब न्यायालय क्या कर रहा है? कोई मुकदमा हुआ, देर कर दिया फैसला में। उस समय वह फैसला दिया नहीं, लंबा खिंच गया, लोग परेशान हो गए। तो जनता को लगता है कि ऑन द स्पॉट होगा वो ठीक होगा, क्योंकि तंत्र जो है वो आलसी हो गया है। तंत्र
जो है जानबूझ के देर कर रहा है। तंत्र में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो संविधान की चीज़ों को ही बर्बाद कर रहे हैं। संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक बहुत बड़ा मूल्य है। लोकतंत्र तो मूल्य है, व्यक्ति की आज़ादी मूल्य है ही, धर्मनिरपेक्षता भी एक मूल्य है। लेकिन अब धर्मनिरपेक्षता एक व्यंग की चीज़ है। जैसे होता था, जो सत्य बोलने लगता था कहता महात्मा गांधी हुए हो क्या, यानी महात्मा गांधी होना बेकार है, नाथूराम गोडसे होना बहुत अच्छा है। और कुछ लोग महात्मा गांधी की आलोचना करते करते नाथूराम गोडसे को भी चाहते हैं कि वह एक आदर्श पुरुष हो जाए। एक हत्यारा को आदर्श बनाने की कोशिश हम लोग, कुछ लोग कर रहे हैं और इस वक्त कर रहे हैं, 74 वर्षों के बाद कर रहे हैं। तो लोकतंत्र तो फंस गया है। लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है। जनता की आज़ादी बोलने की, सभा करने की, आलोचना करने की, और कोई भी हो, महामहिम हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जनता के पैसे पर जीते हैं, देश के पैसे पर जीते हैं। देश का पैसा जनता का पैसा है और जनता मालिक है। अगर जनता मालिक है तो क्या उसको आलोचना करने का भी अधिकार नहीं है? क्या अपनी बात नहीं कर सकता है? क्या आप गलत काम कर रहे हैं? अगर जनता की यह बात भी नहीं सुनी जाती है तब आप सोचें कि जनता को कहाँ खड़ा कर दिया गया है। आश्चर्य इस बात का भी है कि आज़ादी के बाद जो नव मध्य वर्ग, ये नव धनाढ्य वर्ग जो जमा हुआ, वह कोशिश कर रहा है कि जो मानववादी अवधारणाएं हैं उस पर सवाल कर रहा है, सादगी भरे जीवन शैली पर सवाल कर रहा है। पृथ्वी पर जो विलासिता है, बिहार की भूमि बनाकर रखा है ये नव धनाढ्य वर्ग, और मर्यादित उपभोक्तावाद में लिप्त है। और यह देश का संचालक बन गया है। आज़ादी के पूर्व भी मध्य वर्ग हुआ करता था, बाहर पढ़ने लोग जाते थे, आईएएस की नौकरी, आईसीएस की नौकरी, जब देश लौटते थे जनता के साथ बैठते थे, जनता से महसूस करते थे। और ये नव धनाढ्य वर्ग जो है वो जनता को दुश्मन बन बैठा है। आज़ादी के बाद यह जो मध्य वर्ग है, यह मध्य वर्ग देश का दुश्मन हो गया है, जनता का दुश्मन हो गया है। स्वाधीनता संग्राम में यह नहीं था जो अभी हो गया है। तो हमारा आपका दायित्व है कि केवल संवाद और बातचीत से काम नहीं चलेगा। बात बहुत दूर चली गई है और जिस तरह का माहौल देश में बन रहा है, इस माहौल में जो सच बोलेगा, सही बोलेगा, वह जेलों में बंद रहेगा। उसको घेर कर मारने पीटने की कोशिश होगी। वैसे जनता की संकल्प शक्ति बहुत है, उसका उत्साह और उसके काम बहुत बड़े होते हैं। आपातकाल को भी देखा है देश ने, और आपातकाल को कोई कल्पना भी नहीं करता था कि इंदिरा गांधी को हटाया जा सकता है। जनता ने चाहा, इंदिरा गांधी को हटा दिया। और अगर किसी को घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है कि उसको हटाया नहीं जा सकता है, और आईटी सेल के माध्यम से दुष्प्रचार करके अगर कोई ये सोचता है कि वह नहीं हटेगा, तो यह भी एक भ्रम है। लेकिन इस बार जब संघर्ष हो, लड़ाई हो, मैदान में हो युद्ध के,
तब एक कि आर्थिक को नियंत्रित किया जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया है। हवाई अड्डा कोई खरीद रहा है, निजी रेल चला रहा है, स्टेशन खरीद रहा है, ओएनजीसी तेल कंपनियों को खरीदा जा रहा है। लोग बेचने वाले लोग हैं। सत्ता, कोई सोचा था आज़ादी की लड़ाई में ये तमाम चीज़ें जो हैं बेच दी जाएंगी, सार्वजनिक संपत्तियों को, और जनता चुप रहेगी, बोलेगी नहीं, और कोरोना के बहाने तमाम। क्या सचमुच में यह लोकतांत्रिक सरकार है? क्या लोकतांत्रिक सरकार के हैं? उन्होंने कहा था कि जब सत्ता में जाएंगे तो रेल को बेच देंगे। उल्टे उन्होंने कहा था कि यह अफवाह है। कुछ लोग अफवाह उड़ाया करते हैं, और उन्होंने रेल को बेच दिया। क्या आप सवाल नहीं करेंगे कि किसने इजाज़त दे दी? जनता ने तो आपको वोट दिया था। आपको ये थोड़े कहा था कि हवाई अड्डा बेच दीजिए, एयर इंडिया बेच दीजिए, और रेलवे बेच दीजिए, कंपनियां बेच दीजिए। बीएसएनएल के कर्मचारी को कहिए कि गद्दार है, नेता कहेगा कि गद्दार है। आज़ादी की लड़ाई में जिसकी पूरी परंपरा गद्दारी कर रही थी, पूरी परंपरा, वैचारिक परंपरा। 1942 में जब जनता जेल जा रही थी तो इनके विचार के लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके विचार के जो लोग थे वे जासूस बने हुए, अंग्रेजों को खबर कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ थे। एक कतरा जिसका खून नहीं बहा है आज़ादी की लड़ाई में, वह सरकार में बैठकर अगर राष्ट्रवाद के बारे में बात करता है तो ये सोचने की बात है कि कौन सा राष्ट्रवाद है, ये कैसा राष्ट्रवाद है। और यह जो राष्ट्रवाद है सचमुच में सभी नागरिकों के लिए आज़ादी, सभी नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं, सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और चिकित्सा, क्या यह राष्ट्रवाद देता है? यह राष्ट्रवाद पाकिस्तान, यह राष्ट्रवाद, यह बस इतना ही राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के लोगों के प्रति अगर सम्मान नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, उसके भूख के मिटाने की ख्वाहिश नहीं है, उसको घर नहीं दिया जा सकता है, उसको अच्छी चिकित्सा नहीं दी जा सकती है, अपराध खत्म नहीं किया जा सकता है, जातियां नष्ट नहीं की जा सकती हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच जो ज़िफ्ट है उसको समाप्त करने की कोशिश नहीं होती है, बल्कि उल्टे होती है कैसे भड़काया जाएगा। कोई घटना घट जाती है तो कहा जाता है मुसलमानों ने किया, हिंदुओं ने किया। अरे अपराध है। कोई घटना, बंगलौर में अगर कोई घटना घट गई है तो अपराधी को पकड़ो। इसमें सब मुसलमान और सब हिंदू का प्रश्न थोड़ा ही है। अपराधी को नहीं पकड़ेगा। 1974 में कहता, ये 1914 में कहा जा रहा था, 2014 में कहा जा रहा था चुनाव के मौसम में कि फलनमा चोर है, फलनमा भ्रष्ट है। किसी को पकड़ा क्या? आज भी कोई पकड़ाया कि अगर इतना इतना भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेसी राज में तो पकड़ना तो चाहिए था। चोर चोर मसेरे भाई, दोनों में मिली भगत है। कोई किसी को नहीं पकड़ेगा। मैदान में जाएगा खलीफा की तरह और वहाँ पर करेगा कुछ नहीं। अजीब खलीफा हो गया है लोग जो सत्ता में बैठा हुआ है। तो हम सब लोग यह ज़रूर महसूस करते हैं कि आज़ादी की लड़ाई का जो लेगेसी है, आज़ादी की लड़ाई में देश ने जो प्राप्त किया था, उसके जो मूल्य थे, उन मूल्यों की रक्षा करना पहला दायित्व होगा। वे जो मूल्य हैं संवैधानिक, वे जो संघर्षरत लोगों ने जो जिन सपनों को देखा, उनको बचाने की ज़रूरत है। 74 सालों में
वे सपने तार तार हो गए हैं, तार तार हुए, और इसीलिए वे लोग गद्दी पर बैठे जो आज़ादी की लड़ाई में शरीक नहीं थे, जो राष्ट्र के लोगों को धोखा दे रहे थे, वे गद्दी में बैठे। यह गलती 74 सालों के दरमियान जो हुई है और जो परिघटना घटी है, ये सामान्य घटना नहीं है। दोस्तों और मित्रों, नई शिक्षा नीति के माध्यम से बेचने की तैयारी हो गई है, शिक्षा नीति को भी, शिक्षा को भी। और सरकारी शिक्षा में प्राथमिक स्कूलों को और माध्यमिक स्कूलों को बना दिया गया है होटल की तरह। कक्षा नहीं है, होटल है। 2 बार खाना मिलेगा, एक बार नाश्ता मिलेगा, एक बार खाना मिलेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगी। बच्चों के मन में आत्महीनता भर दी जाएगी कि हम देने वाले हैं, तुम लेने वाले हो। आत्मसम्मान रहेगा नहीं। आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी? आत्मनिर्भरता का मतलब ही हो गया कि बेचते चले जाओ, जो भी चीज़ें हैं बेचते चले जाओ। बिक्री से सब काम हो जाएगा। देश की सारी संपत्ति बेच देने से काम हो जाएगा। एक पहले तो कहा गया कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ? तो जो बेच रहे हो वो क्या तुमने बनाया था? बनाने वाले तो कोई और लोग थे जिन्होंने भी बनाया। लेकिन कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। मनुवाद का पहला लक्षण है बोलना कुछ, करना कुछ। विश्वास ही नहीं होगा कि ये आदमी ठीक बोल रहा है, जो बोल रहा है बहुत अच्छी बात बोलता है, और करने का जब समय आएगा तो सब उल्टा करेगा। और यह खून में शामिल हो गया है। यह जो झूठ है, यह झूठ खून में शामिल हो गया है। यही वजह है कि इस तरह की सत्ता, प्रशासन को देखिए और विधानसभा लोकसभा को देखिए, न्यायपालिका को देखिए, और ये तीनों स्तर पर जो गिरावट है, इसको संभालेगा कौन? इसको बनाएगा कौन? इसको बचाएगा कौन? तो जो युवक हैं, जो सचेत लोग हैं, जो लोग समझ रहे हैं, जो भी लोग समझ रहे हैं, उन सबों का दायित्व और फर्ज तो है। संघर्ष तो करना पड़ेगा सड़क पर, और कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, लाठी डंडे भी खाने पड़ेगा, सत्याग्रह का आग्रह करना पड़ेगा, सिविल नाफरमानी करनी पड़ेगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं बच गया है। जो शिक्षा देख रहे हैं ये रहने वाली नहीं है, जो रेल देख रहे हैं ये रहने वाली नहीं है। बीएसएनएल के कर्मचारियों को तो गद्दार ही कर दिया गया है, और ये लोग जो जियो वाले हैं, अंबानी वाले, तो वो राष्ट्रभक्त हो गए हैं। 88,000 कर्मचारी जो हैं उनको कहा जा रहा है कि आप गद्दार हैं, बीजेपी के सांसद पूर्व मंत्री के द्वारा, हेगड़े के द्वारा, अनंत कुमार हेगड़े के द्वारा। और जियो का जो बाजार खोला, जो प्रचार किया, प्रसार किया, वह है राष्ट्रभक्त बना हुआ। इसका राष्ट्रवाद इसी तरह का होता है। जो अपने कर्मचारी हैं वो है गद्दार, जनता है गद्दार, और ये कुछ लोग जो हैं देश में वो हैं राष्ट्रभक्त। खास करके जिनके पास धन संपत्ति बहुत आ गई है, ये जो धनपशु हैं, देश का पैसा लूट लूट कर जिन्होंने घर भरा है, ये 25 करोड़ के पास आसपास जो आबादी है, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति जमा हो गई है, और एक बड़ा तबका जो गाँव में, जंगलों में, नदियों में जो तबका रहता है, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, उनकी तरफ से उनके साथ बैठकर तो देश बदलने की कोशिश हम सबों को करनी ही पड़ेगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है? यह जो पूंजीवाद है, एक कोशिश तो ये चल रही है कि पूंजीपति बन जाओ, जो आप बन नहीं सकते। दूसरा ये है कि
पूंजीवाद के तले पिस जाओ, और तीसरा ये है कि विद्रोह करो। तो अभी लोग पूंजीवाद में पिस रहे हैं, विद्रोह कम कर रहे हैं। विद्रोह की चेतना थमी हुई है, लोग पिस रहे हैं। हमारा दायित्व तो विद्रोह करने वाला ही होना चाहिए, वरना खेती बर्बाद हो चुकी है, कल कारखाने लूट चुके हैं, प्रशासन लुटेरा हो गया है। खेती बाड़ी कहा जाता था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है। चले जाइए गाँव, खेती में क्या हुआ? बीज होगा तो टर्मिनेटर बीज होगा, उसको पैदा कौन करेगा? तो पूंजीपति करेगा, वह उसका बाज़ार है। और बीज देगा तो उसके साथ उसका कीटनाशक भी देगा, उसका जो है खाद भी देगा। पूंजीपति खोल दिया है अपना भंडारा। किसान के पास अपना बीज नहीं है, किसान अपने से हल भी नहीं चला सकता है। खेती बाड़ी पूरी तरह से गुलाम बना दी गई है। आज़ाद देश में कृषि गुलामी के दौर में है। आत्मनिर्भर देश कैसे हो जाएगा? कौन करेगा? आत्मनिर्भर का मतलब है बेच देना। आत्मनिर्भरता का मतलब अब खेती पर भी पूंजीपतियों की नज़र है। किसान वहाँ सिर्फ श्रम करेगा, श्रम बेचेगा, मजदूर होगा और उसी का पैसा लेगा। खेती करेगा पूंजीपति। और इसके लिए भी ये बीच का जो दौर है, कोरोना वाला पीरियड जो है, सरकार का जब नीति देखिएगा, आर्थिक नीतियाँ, कृषि संबंधी नीतियाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये सरकार क्या कर रही है। तो खेती-बाड़ी चली जा रही है, कल कारखाने बेचे जा रहे हैं, और कल कारखाने भी ऐसे लगाए गए, बनाए गए। हमारे पास हाथ ज़्यादा है तो काम ज़्यादा चाहिए। कल कारखाने ऐसे होने चाहिए कि हाथों को काम मिले तो सम्मान बढ़ेगा। अंदर की जो नैतिकता है, जो आत्मसम्मान है, वह बढ़ेगा। जनता जब आत्मसम्मान के दौर से गुजरेगी तो देश मजबूत होगा। देश को अगर ये होगा कि हम बांट रहे हैं, हम आपके खाते में इतना पैसा दे रहे हैं, हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम यह कर रहे हैं, अब देने वाले कौन होते हैं? यह देश की संपत्ति जनता की संपत्ति है। जब जनता की संपत्ति है तो जनता की संपत्ति का आप बन गए हैं ठेकेदार, आप पूंजीपति बन गए हैं, और बार बार दावा करते रहते हैं, जनता को ठगते रहते हैं कि हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे। अब देने वाले कौन होते हैं? आपके पास कितना पैसा है जो आप दीजिए? हमारी ही संपत्ति हम ही को जो है गुलाम बनाकर, नौकर बनाकर हम ही को दान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र को खूब बढ़िया से, जो उसकी कमजोरियां थी, उस कमजोरी को पकड़ के जो बादशाह लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मित्रों, हम सबों को पश्चिमी जगत की मानसिकता, गुलामी मानसिकता से निकलना होगा। अपना जो संसाधन है, अपने संसाधन के आधार पर आपको विकास करना होगा। दूसरे के घर में संपत्ति है, वो आपके घर की संपत्ति नहीं है। पश्चिमी जगत में जो संपत्ति है वह आपकी नहीं है। आप अंदर से मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। 2, 4, 10, 20, 25 शहीद हो जाने के बाद सरहद पर, वह भी एक काम है, एक बड़ा काम है। जो शहीद होते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन घर में जो शहीद हो रहा है, कोरोना में हर दिन 800-900 लोग मर रहे हैं, और सरकार डाटा दिखा रही है दूसरे कि इतना ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया। ठीक तो हुआ, लेकिन जो मर रहा है वो कौन है? वह देश का नागरिक नहीं है क्या? उसको जीने का अधिकार नहीं था क्या? और कोरोना भी एक बाज़ार हो गया, मास्क का बाज़ार, सैनिटाइज़र का बाज़ार, और तमाम तरह की चीज़ें। WHO कभी कहेगा कि यह मास्क लगाओ तो ये मास्क ठीक नहीं है, फिर कहेगा कि नहीं,
वह मास्क ठीक था, यह मास्क, अरे क्या तमाशा है? डॉक्टर हो गए, वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर हो, तुम बता नहीं सकते हो क्या क्या है? अगर नहीं बता सकते हो कहो कि हम नहीं बताने की स्थिति में है, तुमको जैसे जीना है जैसे जियो। लेकिन हमने जनता को इतना डरा दिया है कि डर में वो बहुत कुछ जनता कर रही है बचने के लिए। तो बौद्धिक जगत को खास तौर से निवेदन है कि गुलाम मानसिकता से आपको उभरना होगा। इस राष्ट्र की जो बुद्धि है, इस देश की जो बुद्धि है, उस पर भरोसा करना होगा। बाहर की बुद्धि के आधार पर अगर बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े नहर और बड़ी बड़ी नदियों को बांधने की कोशिश करते हैं तो देश को आप बर्बाद करते हैं। हम अपनी ज़रूरत को समझें और उन ज़रूरतों के आधार पर स्थानीय स्तर पर काम शुरू करें, वरना यही होगा कि एक तरफ अंबानियों की फौज होगी और दूसरी तरफ जनता भिखमंगे की तरह सड़क पर पड़ी रहेगी। यह जो समय है, इस समय की सच्चाई को खुली आंखों से देखने का प्रयास करें। राष्ट्रवाद का मतलब एक संप्रदाय को मारकर राष्ट्रवाद जीवित नहीं रह सकता है। राष्ट्रवाद का मतलब है कि राष्ट्र के तमाम नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी से जब ये भागता है तो सांप्रदायिक झगड़े शुरू करता है, जातिगत झगड़े शुरू करता है, और इसमें ये पारंगत हो गया। यही बुद्धि है। हर बार कुछ होगा, जब मौका आएगा तो ये शुरू कर देगा। तो हम सारे लोग इनकी चालाकियों को समझें कि ये क्या कर रहा है, आज़ादी के सपने को कैसे भंग कर रहा है, कैसे बर्बाद कर रहा है, और कैसे हम इससे उभरेंगे। काम करने, आलोचना एक बात है, काम करके इसके निकलने की भी ज़रूरत है, रास्ता ढूंढने की ज़रूरत है, और रास्ता वहीं पर है। आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो मूल्य बने थे, उन मूल्यों को याद करें, उसके संदर्भ में देश की व्याख्या करें। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उसको हम लोग देखें, परखें, चिन्हित करें, और जब यह काम हम लोग करेंगे तभी रास्ता निकलेगा। एक संगठित फोर्स, एक संगठित लोग देश के संसाधन पर कब्जा कर रहा है, और बहुसंख्यक जनता को के मन में भिखारी की जो भावना है, आत्महीनता की जो भावना है, जो हताशा है, जो अवसाद है, वो भरता जा रहा है। तो जिसके मन में हताशा भर रहा है, उसके मन में विश्वास भरने की कोशिश हम सबों को करनी होगी। जो भी जहाँ हैं उनको वहीं से आवाज़ देना होगा, और एक नेटवर्किंग पूरे देश में, जिन भी जिलों में, जिन राज्यों में जो लोग हैं, हम लक्ष्य निर्धारित करें। डिफरेंसेस रहेंगे, सब दिन रहें। आदमी का स्वभाव ही डिफरेंस में है। डिफरेंस नहीं है तो फिर आदमी नहीं है। फोटोस्टेट कॉपी तो यहाँ है नहीं, तो विचार की कॉपी क्यों? जो आदमी को बचाने के लिए जो विचार होगा, आदमी की रक्षा के लिए विचार होगा, उसकी बुनियादी सुविधाओं को देने का जो विचार होगा, उसके मन को जो उन्नत करेगा, जो दिमाग को उन्नत करेगा, हम सारे लोग तो उसके ही पक्ष में खड़े होंगे। आज कल 74वां स्वाधीनता दिवस है। उन शहीदों को ज़रूर याद करें जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी शहादत दी। कोई बेमिसाल लोग थे जिन्होंने साहस के साथ, धैर्य के साथ अंग्रेज़ों से लोहा लिया, और अभी जो हिंदुस्तानी अंग्रेज़ हैं, कुछ ऐसे अंग्रेज़ पैदा ले लिए हैं जिसके खिलाफ़ संघर्ष करने की आवश्यकता है, और अगर वो संघर्ष नहीं होगा तो जिंदा रहने का भी कोई बहुत अर्थ नहीं होगा। और इस 74वें स्वाधीनता दिवस के पर
हम सारे लोग निश्चित तौर से जो आर्थिक नीति है, सामाजिक नीति है, सांस्कृतिक नीति है, जाति संबंधी, संप्रदाय संबंधी आर्थिक नीतियाँ, जो राजनीति चल रही है, लोकतंत्र को कहाँ बर्बाद किया जा रहा है, चुनाव को बर्बाद किया जा चुका है। बीजेपी जैसी पार्टियों को अपना दफ्तर बनाने का पैसा है, लेकिन डॉक्टर को का जो किट्स है, जो सुरक्षा वाला के लिए जो सामान चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं है। चुनाव के प्रचार के लिए पैसा है, गरीबों के लिए पैसा नहीं है। आप समझिए कि उनका लक्ष्य क्या है, और उनके लक्ष्यों को देखते हुए हम अपना लक्ष्य तय करें। जनता का लक्ष्य, छात्रों का लक्ष्य, युवाओं का लक्ष्य, किसानों का लक्ष्य, क्योंकि शुरू वहीं से करना होगा। बुनियादी सुविधा, भूख, गरीबी, जहालत, अशिक्षा, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता को रद्द-बद्द करने की कोशिश, संविधान को तंग और तबाह करने की कोशिश, और इनकी कोशिश है कि बौद्धिक जगत जो तैयार हुआ था आज़ादी की लड़ाई के दौरान, उसको नष्ट भ्रष्ट करें। इसलिए ऐसे लोगों को टिकट देना, जिताना जो आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी के संघर्ष की आलोचना करता है, और उस समय जो शहीद हुए उसकी आलोचना करता है। सामने केवल तस्वीरें रख लेगा, लेकिन उसके खिलाफ काम करता रहेगा। आप सारे लोग लंबे समय से मेरी बात सुन रहे हैं, आपने धैर्यपूर्वक हमारी बात सुनी, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहते हुए कि जो दायित्व है समय का, उसको भूलना नहीं है, वरना पूर्व से समाज में जो लोग काम कर रहे थे वो जेलों में कैद है। दिल्ली के दंगे जो फैलाए, जिस कपिल मिश्रा ने फैलाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरे लोग पकड़े जा रहे हैं। योगेंद्र यादव तक को पूछा जा रहा है, अपूर्वानंद को पूछा जा रहा है। तो आप समझिए कि जो दंगाई है वो उसके पास रहेगा, सत्ता के पास रहेगा, और जो दंगे के खिलाफ रहेगा उसको दंगाई करार दिया जाएगा। देश ऐसा ही हो गया है दोस्तों, मित्रों, और इसलिए लड़ने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। छोटी छोटी जो अंतर्विरोध हैं उसको पाटने की ज़रूरत है, और तब हम विजयी होंगे। हर वक्त जनता जीती है, हर वक्त सत्य जीता है, इस वक्त भी सत्य जीतेगा। असत्य की जो चमक है वह बहुत दिनों तक ठहरने वाली नहीं है। आप लोगों को 74वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। हम सब लोग सजग हों, चिंतित हों, चिंतन करें, संघर्षशील हों। जय भारत, जय जनता।